हेलो इन्वेस्टर्स, ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सुन कनन, वो मे पीएम का आईपीओ ले ले। ग्रे मार्केट प्रीमियम भारी है, उठा ले। अच्छा, ऐसा है क्या भाई? एक लॉट लूं या ज्यादा? ले ही रहा है तो अच्छे से ले ले। मैंने भी 5 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, इसने 5 लिए हैं तो मैं कम से कम 6 लॉट तो लेता हूँ। A few moments later. 40% डाउन। हे भगवान, लॉस रिकवर होते ही बेच दूंगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी देखकर आईपीओ में सब्सक्राइब कर लेते हैं, या फियर ऑफ मिसिंग आउट में कभी कभी आईपीओ सब्सक्राइब कर लेते हैं? मेरे भी कई दोस्तों ने ये सोच के आईपीओ में पैसे लगाए हैं कि आगे चल के ये आईपीओस भी इन्फोसिस और डिवीस लैबोरेटरीज जैसे गेन्स देंगे। बट क्या है इंडिया के आईपीओस की असली स्टोरी? मैं आपका दोस्त सीए कनन बहल आज आपको बताऊंगा कि इंडिया में पिछले 13 सालों में आए 344 से भी ऊपर आईपीओस ने कैसा परफॉर्म किया है। हम देखेंगे कि इन 344 आईपीओस में से कितनी कंपनीज ने इंडेक्स को बीट किया है और कितनी कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं ओवर द इयर्स। दूसरा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन कंपनीज के जिन्होंने इंडेक्स को बीट करने वाली रिटर्न्स दी। तीसरा, एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल जिसने आईपीओ के बाद सुपर हिट रिटर्न्स दिए। चौथा, एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ तो आया लेकिन बाद में वो फेल हो गई, स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेड भी नहीं करती, फ्लॉप। और फिर फाइनली इन सब में हमें क्या लर्निंग मिलती है कि एक आईपीओ में क्या रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो एज इन्वेस्टर्स आपको जानने जरूरी हैं, ताकि आप आईपीओस में इन्वेस्ट करते समय इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। यहां मैं मेन बोर्ड पे लिस्ट हुए आईपीओस की बात करूंगा, एसएमई बोर्ड पे लिस्ट होने वाले आईपीओस की हम बात नहीं करेंगे। किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो उस कंपनी की मैनेजमेंट सारे अच्छे ख्वाब दिखाती है हमें। बाय राइट, सिट टाइट, हमें बोला तो जाता है, बट एक आईपीओ को लेकर छोड़ देना कितना सही है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट के 13 सालों में 344 आईपीओस में से 156 कंपनीज यानी 45% कंपनीज आउट ऑफ द टोटल ने एक भी रुपए का रिटर्न नहीं दिया है इफ वी कंपेयर इट विद देयर ऑफर प्राइस। इस डेटा को निकालने के लिए हमने मनी कंट्रोल की साइट पे दिए गए डेटा की मदद ली है। करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर्स आर कंसिडर्ड एज ऑन 7th of August 2023। आगे भी स्टडी में जहां हम बात करेंगे तो इस डेटा का ही सपोर्ट लिया गया है। जैसे जोमैटो का आईपीओ का ऑफर प्राइस 76 रुपीस का था और ओपनिंग प्राइस लगभग 115 रुपीस का था। जस्ट टू क्लैरिफाई कि ओपनिंग प्राइस और ऑफर प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। अब भारी सब्सक्रिप्शन के चलते हो सकता है कि आईपीओ आपको अलॉट ना हुआ हो, तो इस केस में आप ओपन मार्केट प्राइस से उस शेयर को लिस्ट होने के बाद खरीदते हो जब स्टॉक का ओपन प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा होता है। हमारे डेटा सेट में से 179 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग डे पे लिस्टिंग प्राइस को भी एक्सीड नहीं किया आज तक, यानी 52% कंपनी से ज्यादा हैं ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने पहले दिन के ओपनिंग प्राइस को ही आज तक क्रॉस नहीं करा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी आईपीओ में या उसके लिस्टिंग डे पे जब पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको उस कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए। आपको आईपीओस पे एजुकेट करने के लिए हम आईपीओस पर एक वीडियो रिलीज करते हैं ताकि आप उन सारी कंपनीज की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अच्छे से जान सकें। अब बात करते हैं कि कितनी कंपनीज ने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास 344 कंपनीज का डेटा है। इनमें से पिछले 3 सालों में ही 119 कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आई। इन कंपनीज के डेटा को हटा के बात करते हैं क्योंकि लेस देन 3 इयर्स एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस हम जज करने के लिए इवैल्यूएट करें। तो ऐसी कंपनीज को हटाकर हमारे पास 225 कंपनीज बचती हैं जिनका आईपीओ पिछले 13 सालों में भी आया और उनको लिस्ट हुए 3 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं। 123 कंपनीज यानी 55% ऐसी कंपनीज जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और
102 कंपनीज 102 कंपनीज यानी 45% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं कि इन 225 कंपनीज में से कितनी कंपनीज ने इंडेक्स को बीट किया। वैसे तो मोस्टली जितनी कंपनीज लिस्ट हुई होंगी वो मिड कैप या स्मॉल कैप की रेंज की कंपनीज होंगी, बट फिर भी निफ्टी 50 से कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। पिछले 5 सालों में निफ्टी ने 71% का रिटर्न दिया है, जो 11.32% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स के बराबर होता है। तो इन 225 कंपनीज में से ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने 11.32% की रिटर्न्स को बीट किया? सिर्फ 54 कंपनीज, यानी सिर्फ 24% कंपनीज हैं। और बाकी कंपनीज में से 55% कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और रेस्ट 21% ने पॉजिटिव रिटर्न्स तो दी, पर फिर भी निफ्टी 50 की रिटर्न्स को बीट नहीं करा। बहुत डेटा की बात हो गई। अब बात करते हैं कि फेल होने वाली कंपनीज को सक्सेसफुल कंपनी से क्या डिफरेंशिएट करता है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए बहुत मेहनत से हमने आपके लिए 225 कंपनीज को इन 4 पैरामीटर्स पे एनालाइज किया है। सबसे पहला 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, दूसरा 5 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तीसरा ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कंपनी अपनी नेट सेल्स का कितना परसेंटेज अपने सारे डायरेक्ट और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को हटाकर बचा पाती है, और चौथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE, जिसका मतलब है कंपनी शेयर होल्डर्स और लेंडर्स की कैपिटल पर कितना पैसा कमा पा रही है। अब जो 225 कंपनीज हैं उनमें से हमने आपको बताया था कि 54 कंपनीज यानी 24% कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 11.32% से ज्यादा रिटर्न्स दी। तो इन 54 कंपनीज ने हमारे इन 4 पैरामीटर्स पे किस तरीके से परफॉर्म किया, आइए जानते हैं। Screener.in की मदद से हमने इन 54 कंपनीज का मीडियन डेटा लिया है। इन कंपनी का 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का मीडियन 18.77% है, 5 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24.35% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 19.35% है और ROCE 18.2% है। दूसरी ओर वो 123 कंपनीज जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, उनका मीडियन कुछ इस तरीके से है। 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ -2.58%, 5 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 7.67%, ऑपरेटिंग मार्जिन 4.67% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE इज 2.4%। सो कितना सिंपल है इन कंपनीज को देख के एनालाइज करना कि कौन सी कंपनी इंडेक्स को बीट करेगी और कौन सी कंपनी पॉजिटिव रिटर्न्स भी नहीं देगी। जहां एक तरफ सेल्स ग्रोथ 123 फेल्ड कंपनीज की नेगेटिव 2.58% थी, वहीं 54 सक्सेसफुल कंपनीज की 18.77% थी। और जहां एक तरफ प्रॉफिट ग्रोथ की बात है, वहां पे 123 फेल्ड कंपनीज का 7.67% था, वहीं 54 सक्सेसफुल कंपनीज का 24.35% था। फेल्ड कंपनीज का ऑपरेटिंग मार्जिन 4.67% था, जबकि सक्सेसफुल कंपनीज का 19.35% था। फेल्ड कंपनीज का ROCE सिर्फ 2.4% था, जबकि सक्सेसफुल कंपनीज का 18.2% था। बट ये तो बात हो गई पास्ट के डेटा की। ये कैसे समझा जाए कि आज की डेट में अगर कोई कंपनी IPO कर रही है तो वो कैसा परफॉर्म करेगी? इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, एक सक्सेसफुल कंपनी के और एक फेल्ड कंपनी के IPO के एग्जांपल से। सक्सेसफुल IPO की बात करें तो एक ब्लॉकबस्टर IPO पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का रहा। 2010 में कंपनी ने 310 रुपए पर शेयर प्राइस के हिसाब से IPO किया और ओपनिंग पर ही कंपनी ने लगभग लिस्टिंग पर 29% रिटर्न्स दिए। फिर 2015 में कंपनी ने 1:1 बोनस अनाउंस किया। मतलब अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पे कंपनी का एक शेयर एट 310 रुपीज के हिसाब से था, तो अब आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स होंगे एट 155 रुपीज पर शेयर की कॉस्ट पर। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहा 310 रुपीज का, लेकिन अब आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं। आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस 5000 पर शेयर से भी ऊपर का है। मतलब अगर आपने कंपनी के लिस्टिंग होने से लेकर अभी तक शेयर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे होते, तो आपको 155 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 32 टाइम्स का रिटर्न मिलता, मतलब 30.63% की CAGR ओवर दिस पीरियड। किसको नहीं चाहिए ऐसी IPO रिटर्न्स? लेकिन ऐसी कंपनीज ढूंढने कैसे? फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको हम बॉटम अप अप्रोच सिखाते हैं। बॉटम अप अप्रोच की बात करें
तो आप उसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, जिसमें आप उसके फाइनेंशियल रेशियोज, पास्ट ग्रोथ रेट, मैनेजमेंट क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं। और फिर आप सेकेंड स्टेज में इंडस्ट्री देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्री की आगे जाकर ग्रोथ हो सकती है। और फिर आप जनरल इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन एनालाइज करते हैं बेसिकली, कि वो आगे जाके इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी और कौन सी इकोनॉमी जिसमें वो पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट कर रही है। आप देखते हैं कि इकोनॉमी कहीं ऐसी तो नहीं कि कुछ खास ग्रोथ के आसार ही ना हो, या डी ग्रोथ में जाने वाली इकोनॉमी तो ना हो। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा डेटा वो भी एक अनलिस्टेड कंपनी का कहां से मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब भी कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करना चाहती है तो उसे सेबी को आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है, और उस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करते हुए आप उसकी कॉम्पीटिंग कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी पढ़ सकते हैं। किसी भी कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला होता है उसका आरएचपी आपको सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए अब परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या था जो कंपनी ने आईपीओ से 13 साल बाद इसने 30x रिटर्न्स दे दी, मतलब उससे भी ज्यादा दे दी एक्चुअली। 1994 में कंपनी का टर्नओवर 50 लाख का था, जो आईपीओ के साल यानी 2010 में बढ़कर 600 करोड़ का हो गया था, यानी 55.75% की CAGR ग्रोथ थी। 1999 में कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 100 की थी, जो 2010 में बढ़कर 4662 हो गई थी। आईटी सेक्टर में एक बहुत की मेट्रिक देखा जाता है जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय का होता है। 1999 में परसिस्टेंट सिस्टम्स का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 10 लाख रुपीस का था, जो 2010 में बढ़कर 12.9 लाख रुपीस हो गया। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती गई और 2010 में जहां उनका रेवेन्यू 600 करोड़ था, उसके बाद आज 2023 में कंपनी ने 8,350 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू बुक किया है, मतलब लगभग 22.45% की CAGR से कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। अब खैर ये तो पास्ट की बात हुई, लेकिन फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी वो भी तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इतना ग्रो होने के बाद अब कंपनी मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई हो और सेल्स उतनी तेजी से ग्रो ना हो सके, हो सकता है ना। अब हो सकता है कि कंपनी ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हों और सेल्स उसकी मैच्योरिटी पर आ गई हो, तो इस रीजन से कंपनी के इन्वेस्टर्स पीक वैल्यूएशन पे आईपीओ करके मार्केट में अपने शेयर्स बेचने भी आ सकते हैं। कंपनी की सेल्स अगर मैच्योर हो जाएंगी यानी बढ़ेंगी नहीं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स आना भी मुश्किल होगा। इसके लिए हमें इंडस्ट्री देखनी पड़ती है कि आगे जाकर इंडस्ट्री में ग्रोथ के क्या आसार हैं। तो चलते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के डीआरएचपी में, जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये डीआरएचपी उनके आईपीओ के टाइम यानी 2010 में रिलीज हुआ था। परसिस्टेंट सिस्टम्स दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती थी ऑन एन आउटसोर्सिंग बेसिस। आईटीसी जिन्होंने उनके लिए इंडस्ट्री रिसर्च करी थी, उन्होंने कहा था कि आउटसोर्सिंग एज ए ट्रेंड इंडियन कंपनीज के लिए इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटेंट टेक्निकल रिसोर्सेज तो है ही, और उसके बाद यूएस के मुकाबले काफी लो कॉस्ट पे भी मिल जाते हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया था कि आउटसोर्सिंग आईटी सेक्टर में इसलिए तेजी से बढ़ेगी क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज भी अपने पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स दूसरे आउटसोर्स पार्टनर से बनवा रही थी, आईडीसी ने वैसे ही फोरकास्ट किया था कि आउटसोर्स्ड R&D एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की CAGR तब से अगले 5 सालों के बाद 14% की होगी। उन्होंने इसका कारण यह भी बताया था कि आउटसोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बढ़ने का रीजन ना सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड था, बल्कि इन डेवलपमेंट कंपनीज के पास राइट टैलेंट होता है जो इन हाउस टीम से जल्दी ना सिर्फ प्रोडक्ट बना कर देता है बल्कि अपग्रेड भी कर देता है। हालांकि कंपनी रिसर्च, मैनेजमेंट एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड इंडस्ट्री एनालिसिस हमें करना चाहिए, बट क्या नंबर्स सुहाने लग रहे हो तो सब सही होता है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया था कि परसिस्टेंट सिस्टम्स ने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ईयर 1999 से ईयर 2010 में 100 से बढ़ाकर 4662 कर दी थी। क्या ये नहीं हो सकता कि रेवेन्यू के साथ साथ एम्प्लॉय काउंट भी झूठा दिखाया जा रहा हो? देखिए अब होना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं फॉर कंपनीज एज वेल एज फॉर द ऑडिटर्स। ये सत्यम कंप्यूटर्स के केस में हमें देखने को मिला था, जहां पे 10,000 फर्जी इंप्लॉइज दिखाए गए थे। पर जो मैनेजमेंट स्मार्ट हो वो आपको और तरीकों से भी फाइनेंशियल्स फॉल्सिफाई करके दिखा सकती है। लेकिन इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इस चीज को समझने के लिए हमें एक फेल्ड कंपनी के आईपीओ का एग्जांपल लेकर समझना पड़ेगा। वो कंपनी जो आईपीओ लेकर आई और उसने बम्पर रिटर्न्स भी दिए, लेकिन फ्रॉड पकड़े जाने के
कारण बंद हो गई। 2015 में कंपनी ने आईपीओ किया था और उसका शेयर प्राइस 145 रुपीज से 2017 में 490 रुपीज चला गया था विद इन जस्ट 2 इयर्स। इसका कारण यही था कि कंपनी की 2014 से कंपनी का रेवेन्यू 294 करोड़ से बढ़कर 2017 में 717 करोड़ हो गया था और सेम टाइम पीरियड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.5 करोड़ से बढ़कर 72.6 करोड़ हो गया था। सब सुहाना चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से कंपनी के ऑडिटर्स डिलॉयट, हैस्किन एंड सेल्स रिजाइन कर देते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस काफी गिर जाता है। डिलॉयट ने कहा था कि उनको इंफॉर्मेशन जो ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने के लिए चाहिए होती है वो कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही। फिर उसके बाद कंपनी के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट के छापे पड़ते हैं और टैक्स फ्रॉड के केस में उनके एमडी और सीएफओ को अरेस्ट कर लिया जाता है। शेयर प्राइस 2017 में 490 रुपीज से गिरकर 2020 में 7 रुपए तक आ जाता है और आज की डेट में कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता। कंपनी का नाम है मनपसंद बेवरेजेस, बट ये सब हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स पता कैसे कर सकते थे? एनालिस्ट कम्युनिटी में काफी अच्छे रिसर्च करने वाले लोग हैं और रिसर्च हाउसेस होते हैं। इस केस में 2.2 कैपिटल जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था कि मनपसंद के क्लेम्स उनकी मार्केट रिसर्च और स्टडी को दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे थे। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़कर अच्छी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और खासकर जब आपको कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू लगे ना, तो तब तो जरूर और ज्यादा रिसर्च करिएगा। फिर भी हो सकता है कि आप गलत कंपनी के शिकार बन जाएं। तभी ये कहा जाता है कि अक्रॉस कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। समराइज करते हुए कहूं तो ये देख लीजिए करिए कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, आगे जाकर क्या वो कंपनी अच्छी रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी बाय कीपिंग इट्स ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट डिसेंट लेवल्स। फिर उसके बाद रेगुलरली एनालाइज करते रहिएगा उन कंपनीज को और उनके बारे में नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिएगा। लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि एन आईपीओ इज लाइक ए नेगोशिएटेड ट्रांजैक्शन। The seller chooses when to come public and it's unlikely to be a time that's favorable for you। मतलब कंपनी के आईपीओ में प्राइस और टाइमिंग हमेशा सेलर यानी कंपनी चूज करती है और चांसेस कम है कि प्राइसिंग और टाइमिंग आपके फेवर में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारे इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है और किसी भी तरीके की बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.